आज के फंड के विनिंग सीरीज 57 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज और आर प्रोबेबल एडवांटेजेस ऑफ द हेटेरोलॉगस बूस्टर शॉट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। हेटेरोलॉगस बूस्टर शॉट जो है कोविड-19 वैक्सीन की, उसके एडवांटेजेस क्या है? पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि हेटेरोलॉगस यानी क्या है। हेटेरोलॉगस इन द सेंस कि भाई पहला डोज एक वैक्सीन का ले लिया है ना, पहला डोज ले लिया, दूसरा डोज दूसरे वैक्सीन का ले लिया, मतलब वैक्सीन हम बदल सकते हैं, ये जो है दैट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोलॉगस। और होमोलॉगस, होमोलॉगस का मतलब है कि भाई एक ही बार, जो एक बार कोवैक्सीन लिया तो दूसरे बार भी कोवैक्सीन का दूसरा डोज, प्राइमरी डोज कोवैक्सीन तो ये भी कोवैक्सीन, ये यदि कोवैक्सीन लिया तो दूसरा और उसका कोवैक वगैरह दूसरा ले सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, चलो देख लेते हैं। पहला, लॉन्जिविटी ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की लॉन्जिविटी ज्यादा रहती है ना, लॉन्जिविटी रहती है। 2, इंक्रीज इम्यूनि रिस्पॉन्स, इम्यूनि रिस्पॉन्स जो है बढ़ जाता है, जो प्रतिकार शक्ति जो है हमारे शरीर की, रोग प्रतिकार शक्ति वो बढ़ जाती है। तीसरा है हेल्प टू एनहांस द गवर्नमेंट सुपरविजन ओवर अ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट का सुपरविजन बढ़ जाता है। तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं। क्लिक करें। ओके, चलो मैच करते हैं। आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली। बड़ा आसान सा सवाल था ये। लॉन्जिविटी बढ़ती है प्रोटेक्शन की हमारा जो है, क्योंकि इम्यूनि रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है, दोनों थोड़ा सिमिलर है। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, तो गवर्नमेंट का एक्चुअली सुपरविजन बढ़ने का कोई लेना देना नहीं है, सुपरविजन बढ़ना है, बर्डन ही बढ़ाना है ना। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड हो जाती है। क्योंकि अभी कैसा है, कोविड के कॉन्टेक्स्ट में मेन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इक्विटी इन वैक्सीनेशन, वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रहा है भाई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट को ये तकलीफ नहीं हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या देख रहा है, एक वैक्सीन दे तो वही वैक्सीन दूसरे बार मिलनी चाहिए, बूस्टर डोज। अभी वो मिल नहीं रहा तो बेचारा पेंडिंग है वो बंदा, 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, तो ऐसा ना होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को तकलीफ होती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। यदि हेटेरोलॉगस रहा तो ये करने की जरूरत नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बड़ा सिंप्लीफाइड वे से हो सकता है। चलो क्या है न्यूज में, हल्का फुल्का देख लेते हैं। मिक्स एंड मैच डोज, मिक्स एंड मैच है ना, जैसे कोवैक्सीन लिया, मॉडर्ना लिया, ऐसा मिक्स कर सकते हैं। करंट स्ट्रेटेजी क्या है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट वैक्सीनेटेड करता है सीनियर सिटीजन, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, इनको गवर्नमेंट खुद करता है। बाकी प्राइवेट हेल्थ केयर को बोल दिया कि भाई जो एलिजिबल ग्रुप है उनकी प्राइस में प्रॉपर वे से प्राइस लो डोज के हिसाब से, और उसके ऊपर अव्वा के सवा भाव से मत आप प्राइजेस में लगाओ। इस ढंग से कंट्रोल करता है गवर्नमेंट, और वहां पे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को उसने फ्री दे दिया है। अब प्रॉब्लम है कि भाई होमोलॉगस सही रहेगा या हेटेरोलॉगस सही होगा, तो ऑब्वियसली अलग अलग एडवांटेज देखा जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इम्यूनि सिस्टम, इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, लॉन्जिविटी कितनी है, कैसा रिस्पॉन्स देता है, कोई प्रॉब्लम आता है क्या, और साथ में गवर्नमेंट के इश्यूज है ना। तो इसी वजह से तो साइंटिफिक एविडेंस क्या है, तो हेटेरोलॉगस जो डोजेस है इसके काफी कुछ फायदे ये प्रूव हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1, all cryptocurrencies are essentially distributed ledgers that cannot controlled by any one entity। क्रिप्टो करेंसी जो है, सभी क्रिप्टो करेंसी क्या है, इस टाइप के एक लेजर है जो डिस्ट्रीब्यूट हुए इधर उधर, जो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, अनकंट्रोल्ड है, ऑटोनॉमस है। ओके। 2, क्रिप्टो करेंसी इज एन अम्ब्रेला टर्म इंक्लूड्स ऑल क्रिप्टो एसेट्स। क्रिप्टो करेंसी ऐसी एक टर्म है जिसमें सब टाइप के जो क्रिप्टो एसेट्स है वो सब आ जाते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आंसर क्लिक करें। समझ में आया आपको? ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज ए, ओनली 1 इज करेक्ट।
है ना। तो क्रिप्टो करेंसी जो है दीज आर एसेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है ना, ब्लॉकचेन के हिसाब से चलते हैं और अनकंट्रोल्ड है ये। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये अम्ब्रेला टर्म नहीं है, क्रिप्टो एसेट इज अम्ब्रेला टर्म। ये क्रिप्टो एसेट के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी आता है। क्रिप्टो करेंसी एक क्रिप्टो एसेट की तरह आएगा। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन जैसा वगैरह। दूसरा नॉन करेंसी भी आता है, नॉन करेंसी टोकन्स है, नॉन करेंसी टोकन्स वो भी यहाँ पे आते हैं, जैसे यूटिलिटी टोकन है ना, यूटिलिटी टोकन है, ये क्रिप्टो एसेट्स में आते हैं जो एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ में नॉन फंजिबल जो है वो भी आते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो भी यहाँ पे आते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स जो एक यूनिक जो है एटम रहता है उसकी ओनरशिप डिक्लेयर करता है। तो ऑब्वियसली क्रिप्टो एसेट क्या है, ये अम्ब्रेला टर्म है जहां पे क्रिप्टो करेंसी खुद ये यूनिट होता है। चलो देख लेते न्यूज में क्या है। दोस्तों न्यूज में है व्हाट आर द सेबीज कंसर्न्स अराउंड क्रिप्टो एसेट। सिर्फ सेबी का नहीं भाई, आरबीआई के भी कंसर्न्स है। सेबी रिपोर्टेडली टोल्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस लेड बाय द जयंत सिन्हा, ये भी ध्यान में रखो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के चेयरपर्सन कौन है, जयंत सिन्हा। अब उनको बताया कि भाई क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी का खुद का प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड है ना, तो टेक्नोलॉजी उसको सस्टेन करती है। आरबीआई ने भी कमिटी को कहा है कि इसके वजह से डॉलराइजेशन हो सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल क्रिप्टो करेंसी ये डॉलर डिनोमिनेटेड है। अब 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल बनाया था जो मटेरियलाइज नहीं हो सका। ठीक है, तो एक लेजिस्लेटिव क्लैरिटी का वेटिंग है, इसके ऊपर क्या रुख लेता है लेजिस्लेचर, उसके आगे ही हम बता पाएंगे कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के क्या स्टेटस इंडिया में रह सकता है। थर्ड क्वेश्चन, 22 बुद्धा रेलिक currently preserved in the National Museum in Delhi is known as 22 बुद्धा रेलिक्स है जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है उसको क्या कहते हैं? सारनाथ रेलिक्स, नालंदा रेलिक्स, कुशीनगर रेलिक्स, कपिल वस्तु रेलिक्स, क्या कहते हैं? आंसर दो फटाफट। ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। यस, आंसर इज डी, कपिल वस्तु रेलिक्स, है ना। कपिल वस्तु रेलिक्स इसलिए कि ये एक्चुअली एक 1898 में डिस्कवर्ड हो गए थे और ये बिहार के ऐसे एरिया से हो गए थे जो एरिया का एक्सकैवेशन करने के बाद ये एंशियंट सिटी जो है कपिल वस्तु पाई गई है और इसलिए इसको कपिल वस्तु रेलिक कहते हैं। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। दोस्तों न्यूज में ऐसे है, बुद्धा रेलिक टू बी टेकन टू मंगोलिया, रिजिजू लीड द टीम। रिजिजू जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है वो इसको लीड करेंगे। ये 4 जो है 4 होली रेलिक लेके जाने वाले आउट ऑफ 22 लॉर्ड बुद्धा के जो मंगोलिया लेके जाएंगे। ये मंगोलिया बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन 14 जून 2022 में पार्टिसिपेशन होने वाला है। वहां पे ये डिस्प्ले किया जाएगा एट द बत्सागान टेम्पल जो गंदान मोनास्टरी आपके बैकग्राउंड में दिख रही, गंदान मोनास्टरी, वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने यहाँ पे विजिट की थी, है ना। अब रेलिक जो है ये इंडिया से अभी तक सिर्फ 6 बार बाहर गए हैं, तो ऑब्वियसली मंगोलिया में हम भेज रहे। 2015 में नरेंद्र मोदी जी गए थे, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक ये है। हम देखो कल्चरल डिप्लोमेसी, इसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी। ये कल्चरल डिप्लोमेसी का ये बहुत ही बड़ा वे आउट है। ये यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में रेलिक्स भी दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, Where is the National Museum of Custom and GST located? कस्टम और जीएसटी का नेशनल म्यूजियम कहाँ है? ए यानाम,
बी पणजी, सी उडुपी, डी दीव। इमीडिएटली दो आंसर, बहुत ही आसान है, 1 लाइन क्वेश्चन है। ओके चलो मैच करते हैं आंसर। आंसर इज बी पणजी। ओके चलो देख लेते न्यूज में क्यों है। में इसलिए है कि गोवा जो है यहां पे सीतारामन मैडम जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया ये म्यूजियम 11 जून 2022 को। ये म्यूजियम को धरोहर भी कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे एंटिक कॉइन्स, स्टैचूज, एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ, वेपन्स, नार्कोटिक्स जो कस्टम ने सीज किया ये सब पाया जाएगा। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो ब्लू कलर की है, जो मांडवी रिवर के किनारे पर बसी है। ये बिल्डिंग को अल्फांडेगा ऐसा कहते थे, जो पोर्तुगीज के जो रूल था उस वक्त ये इसको नाम था। ये यहां पे टोटल 8 गैलरीज बनाई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द इंडो अफ्रीकन यूनियन ट्रेड। 1. African Union is the 4th largest trading partner of India after USA, China and United Arab Emirates. 2. India has a negative trade balance with the African Union. Which of the above statement is or are correct? दोनों factual questions है, दो मतलब statements है। चलो क्लिक करो, पढ़ा होगा आपने। यस ओके चलो मैं मैच करता हूं। कर लिया? ओके चलो मैच करता हूं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों। थोड़ा लगता है ऐसा है ना, आपकी पढ़ाई अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई अच्छी रहे तो ये सब रहता है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप के, ध्यान में रख लेना, जिसको जनरलाइज किया जाता है ना। 4th लार्जेस्ट है अराउंड, यदि ग्लोबल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 8.52% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है अफ्रीकन यूनियन का है। अफ्रीकन यूनियन इन द सेंस कि अफ्रीका की जो 55 कंट्रीज है उसका यूनियन है, दैट इज कॉल्ड एज अफ्रीकन यूनियन। इंडिया के साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इन फेवर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के फेवर में टर्म्स ऑफ ट्रेड है। ठीक है, चलो न्यूज कैसी है देख लेते हैं कि यह श्यामा प्रसाद जो है इन्होंने सीईओ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पे जोहान्सबर्ग में एक कॉन्फ्रेंस था, वह कॉन्फ्रेंस में यह बताया है ऑन द 8 जून 2022 को कि इस ढंग से भाई निगेटिव ट्रेड बैलेंस है, डोमिनेंस ऑफ इंपोर्ट ओवर द एक्सपोर्ट ऐसा है। 2019-20 में इंडिया का ट्रेड डिफिसिट काफी ज्यादा था, USD 9.1 बिलियन था, नियरली 6% ऑफ द इंडिया टोटल ट्रेड डिफिसिट यदि देखा जाए तो। लेकिन खास बात है, टर्म्स ऑफ ट्रेड माना अफ्रीका के फेवर में, लेकिन मेन है कि इंडिया का ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए डेस्टिनेशन अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड एरिया जैसे टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम है, फार्मा है ना, केमिकल है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, इसमें हमारा ट्रेड बढ़ सकता है और फ्यूचर में जो है ट्रेड का डेवलपमेंट हो सकता है, और इसी वजह से अफ्रीका फोकस, अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोनों 5 क्वेश्चंस आपने समझ लिए होंगे, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।